सूरज को रोशनी कहते हैं, चांद को ठंडक कहते हैं और हर सवाल को आसान बना दे उसे खुशहाल सर का जवाब कहते हैं। कैसे हो मेरे ज़ेन रॉक स्टार्स? आज हम आपके सामने एक और नया स्नैपशॉट रिवीजन लेके आ चुके हैं और ये चैप्टर रहेगा आपका बुक का चैप्टर नंबर 2, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। सर सबसे पहले हमें जानना है यहाँ पे एसिड्स क्या होते हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होगी। सबसे पहली बात सर, टेस्ट में एसिड्स जो है वो टेस्ट में सॉर रहेंगे और सर ये ब्लू लिटमस को, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होगा उनको रेड में कन्वर्ट करके देते हैं और उनको हम जानते हैं एसिड्स के नाम से। सर कुछ एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे ना। सबसे पहला एग्जाम्पल अनराइप मैंगो, कच्चा मैंगो, कच्चा बादाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने। सबसे पहले बात करते हैं सर एग्जाम्पल के फॉर्म में हम एक अनराइप मैंगो, सर टेस्ट में जो खट्टे रहते हैं लेमन, ऑरेंज और टैमरिंड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है बच्चों एसिड्स के। और बेटा यहाँ पे हमने कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कौन से फूड में सर कौन सा एसिड होता है या एंड स्टिंग होता है, वहां पर भी कौन सा एसिड होगा, ये सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे बताए गए हैं। सर ये तो हमने बात की है एसिड की जो टेस्ट में रहेंगे, सॉर और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करके देते हैं। सर एसिड के कुछ केमिकल नेम भी तो होंगे। सबसे पहला नाम एसिड में हम जानते हैं, बहुत बार हम सुनते आते हैं सर, और ये नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। सर एक दूसरा एसिड भी होता है H2SO4 और H2SO4 को बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। और सर एक एसिड रहेगा HNO3 जिसको नाम दिया जाएगा नाइट्रिक एसिड। अब बात करते हैं बेटा बेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी। सबसे पहली बात सर ये टेस्ट में बिटर होते हैं और टच करेंगे तो सोपी फील होगा और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करके देता है। सर जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करके देता है उसको हम बेस के नाम से जानते हैं। इनके भी सर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? एक NaOH, दूसरा है CaOH ट्वाइस। सर NaOH को बोला जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस को बोला जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है उनको हम नाम देते हैं एसिड और सर रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा उनको बोला जाएगा बेस। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की। सर एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, आइए तो अब हम डिस्कस करते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले सर एसिड की रिएक्शन करवानी है। सर एसिड की रिएक्शन होगी मेटल के साथ, सो रिएक्शन विथ मेटल। देन सर दूसरा रिएक्शन होगा एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, ये होगा सर एक दूसरा रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड की एक रिएक्शन मेटल के साथ। सो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल, बेटा जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करके देगा, सॉल्ट, और साथ में इवॉल्व करेगा हाइड्रोजन गैस। सो सर कभी भी अगर पूछा जाए याद रखना है, एज वेल एज चैप्टर 3 में भी ये बात बताई गई है कि अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सर तो मेटल के फॉर्म में हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, सोडियम एक मेटल है। सर डाइल्यूट एसिड यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं एसिड के फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का। सर जब सोडियम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, अगर सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करेगा एक सॉल्ट जिसको हम नाम देंगे NaCl प्लस फॉर्म करता है सर हाइड्रोजन गैस। पर सर बुक में एक बहुत जरूरी बात लिखी गई है। क्या बात है बुक में? सर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व तो हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर तो निकल रहा है, पर हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है? बेटा गैस के कलर से तो हम पहचान नहीं पाएंगे, उसका कोई कलर भी नहीं दिखेगा हमें। सो उनके लिए कुछ टेस्ट दिए गए हैं, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस।
सर अगर हमें हाइड्रोजन गैस दिया गया है तो वो टेस्ट कैसे होगा? इट कैन बी डन बाय पासिंग द गैस। ये जो भी आपका हाइड्रोजन गैस है उसको आप एक सोप सॉल्यूशन से पहले पास कर दीजिए। एक सोप का सॉल्यूशन है, वहां से हाइड्रोजन गैस को पास करना एंड देन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर, बर्निंग कैंडल के नजदीक लेके जाइए, या तो वहां जहां पे सोप बबल्स आ रहे हैं तो सर वो जो गैस होगा वो एक पॉप साउंड क्रिएट करेगा। जहां पर पॉप साउंड क्रिएट कर रहा है दैट मींस बच्चों फिक्स रहेगा, एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ये थी बेटा एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा। अब बात करते हैं एसिड की एक और प्रॉपर्टी के बारे में, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। सर अगर कोई भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर। बच्चों याद रखना, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सर अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए मेटल ऑक्साइड में हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सर एसिड में है हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर सॉल्ट फॉर्म होगा MgCl2 और साथ में रिलीज करता है वाटर। ये है एक और दूसरी प्रॉपर्टी, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एन एसिड। बेटा जितने भी मेटल ऑक्साइड है नेचर में होते हैं बेसिक, याद रखना, और इसी वजह से मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड्स के नाम से भी जाना जाता है। आइए डिस्कस करते हैं हमारी एक और नई प्रॉपर्टी, रिएक्शन एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ या तो रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। सो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सर कभी भी अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है तीन चीजें। एक तो सर सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, साथ में वाटर एंड एक गैस रिलीज करता है और उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। सर तो अगर कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है सो फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर एंड इवॉल्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आई मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस सर एसिड के फॉर्म में अगेन हम एग्जांपल लेते हैं HCl का। अगर सर कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है फॉर्म करेगा सॉल्ट और सॉल्ट होगा CaCl2 प्लस सर साथ में क्या रिलीज कर रहा है वाटर और एक गैस इवॉल्व हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सर सबसे पहली बात, सर एसिड का रिएक्शन था मेटल के साथ, सर एसिड का रिएक्शन था मेटल ऑक्साइड के साथ और अब आ रहा है एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। सर अगर CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है तो सर इनका भी कंफर्मेशन करने के लिए हमें एक टेस्ट करना चाहिए। कंफर्म करेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है या नहीं। सो सबसे पहली बात, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सर उनको पास किया जाएगा लाइम वाटर के थ्रू। किसके थ्रू? लाइम वाटर के थ्रू। और सर वो लाइम वाटर जो होगा वो कलर चेंज करके बन जाएगा मिल्की, उनका कलर चेंज हो जाएगा और वो मिल्की बन जाएगा। ड्यू टू किस वजह से? क्योंकि वहां पे सर एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट क्रिएट होता है। और सर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ज्यादा अमाउंट में लाइम वाटर से पास कर दिया जाता है तो ये मिल्कीनेस जो आ रही थी यानी जो मिल्की कलर आ रहा था वो सर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म करता है सॉल्ट
प्लस हाइड्रोजन गैस। सर एक दूसरा रिएक्शन था, अगर कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर। बेटा आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रिएक्शंस याद रखनी है, ताकि एग्जाम में अगर आपको कोई भी एसिड दिया जाता है, कोई भी मेटल दिया जाता है, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। सर अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एक और गैस बाहर निकलेगी और वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए सर ये हमने डिस्कस किया एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले when base react with metal, और सर एक दूसरा रिएक्शन होगा base react with non metallic oxide। सर अगर कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करेगा सॉल्ट, जैसा एसिड में था, सेम यहां पर बात आ रही है सर, और साथ में इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस। बेटा अगर कोई मेटल में मैंने एग्जांपल ले लिया जिंक। सर एक जिंक मेटल बेस यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। सर अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बहुत जरूरी एक कंपाउंड बनता है सॉल्ट, और ये कंपाउंड का नाम है Na2ZnO2। बेटा इसका नाम याद रखना, Na2ZnO2 का नाम होता है सोडियम जिंक, और साथ में इवॉल्व करता है ये हाइड्रोजन गैस। सर तो ये तो हमने डिस्कस की मेटल रिएक्ट विथ बेस। अब बात करते हैं सर अगर कोई बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। चलिए तो डिस्कस करते हैं व्हेन बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। अगर कोई भी बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। सर बेस में हम एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और नॉन मेटल ऑक्साइड में हम लेते हैं एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके सर अगर बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक सॉल्ट रिएक्ट फॉर्म करेगा CaCO3 प्लस साथ में क्या रिलीज हो रहा है सर, एक वाटर रिलीज हो रहा है। सो व्हेन नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल है सर हमारे पास, और हम आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस? सर एसिड और बेस में कौन सी बात कॉमन है? सो एसिड, सर एसिड के एग्जांपल्स थे हमारे पास, एक था HCl, दूसरा और एक था सर हमारे पास H2SO4। सो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सर अगर कोई भी एसिड को पानी में डाला जाएगा इट गिव्स, कौन सा आयन रिलीज करेगा, H प्लस आयन। बेटा ये बात बहुत जरूरी है, आपको याद रखनी है। अगर कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिलीज करेगा हाइड्रोजन H प्लस आयन, एंड दिस H प्लस आयन सर ये कंबाइन हो रहा है, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। और जब ये H प्लस आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो फॉर्म कर देता है H3O प्लस आयन, और H3O प्लस आयन को हम नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन। सर एक बीकर है हमारे पास, बीकर में हमने डाल दिया है पानी, और सर इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जब एसिड ऐड करते हैं, मान के चलते हैं सर यहाँ पे हमने HCl डाल दिया है, तो एक आयन रिलीज हो रहा है, एक H प्लस डिसोसिएशन होगा, Cl माइनस, सर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कैटायन एनायन हमें याद है सर। चलिए H प्लस आयन जो है बेटा ये कौन से मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के, इसमें रहता है पानी। H प्लस आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इस वजह से H प्लस आयन जो है उसको कौन बुलाता है, याद सुना होगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, सुना है ना बेटा। सो H प्लस आयन को बुलाता है H2O। बेटा आपको कहीं जाना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है।
H प्लस आयन को वाटर इन्वॉल्व बुलाएगा तो H प्लस आयन प्लस H2 सर ये फॉर्म करता है H3O प्लस आयन। सर इसी तरह से अगर कोई भी एसिड को अगर हम पानी में डालते हैं तो H प्लस आयन रिलीज करता है और H प्लस आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके H3O प्लस आयन बनाता है। सर बेस को अगर पानी में डालेंगे तो कौन सा आयन रिलीज करता है OH माइनस। देखिए एक बीकर है सर हमारे पास और बीकर में सर पानी है, पानी में मैंने एक एसिड डाल दिया है, बेस डाल दिया है NaOH। सर NaOH डालेंगे तो यहां से भी सर दो आयन डिसोसिएट होंगे, एक Na प्लस डिसोसिएट होगा, दूसरा OH माइनस डिसोसिएट होगा। सर ये NaOH को जब भी आप पानी में डालते हो तो फॉर्म करता है Na प्लस प्लस OH माइनस। तो सर अगर बेस को पानी में डाला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बेस फॉर्म करता है सर OH माइनस आयन। तो दो बातें याद रखनी है, अगर सर कोई भी एसिड को पानी में डालोगे, कोई भी एसिड पानी की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में फॉर्म करता है H प्लस आयन और बेस वाटर की प्रेजेंस में फॉर्म करता है OH माइनस आयन। तो ये बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए सर। सर अब तो हम डिस्कस करते हैं, सर हमने एसिड का रिएक्शन करवाया था, बेस का रिएक्शन करवाया था, अब सर रिएक्शन करवाना है एसिड और बेस का। चलिए एसिड का रिएक्शन चल रहा था मेटल के साथ, बेस का रिएक्शन चल रहा था मेटल के साथ, पर सर अब तो रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, एसिड और बेस के बीच में। और एक जरूरी बात बेटा, व्हेन एसिड, अगर कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। सर तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड में हम एग्जांपल लेते हैं HCl का, सर बेस में एग्जांपल लेते हैं NaOH का। अभी डिस्कस किया था बेटा, अगर कोई एसिड है, एसिड के दो आयंस डिसोसिएट होते हैं, एक होता है H प्लस और दूसरा होता है सर Cl माइनस। सर NaOH के भी दो आयंस डिसोसिएट होते हैं, एक Na प्लस दूसरा OH माइनस। सर H प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, H प्लस अट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली माइनस को। सर हम जैसे प्लस है, प्लस अट्रैक्ट करता है माइनस को, और Na प्लस अट्रैक्ट करेगा Cl माइनस को। सर सॉल्ट फॉर्म हो रहा है NaCl और साथ में फॉर्म हो रहा है H2O। और बेटा ये रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और ये रिएक्शन को बोला जाता है ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर अब हम डिस्कस कर रहे थे एसिड और बेस के बारे में, हमने देख ली सर एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सर बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एसिड वाटर की प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर रहा था, सर बेस वाटर की प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर रहा था। सर अब जानते हैं कि एसिड और बेस को पहचानना है, अगर डिटेक्ट करना है कौन एसिड है कौन बेस है, तो उनके लिए कुछ बनाए गए हैं इंडिकेटर्स। सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। द सब्सटेंस दैट चेंज दैट कलर, कुछ ऐसे सब्सटेंस होता है जो अपना कलर या अपना ऑर्डर यानी कि स्मेल, सर कुछ ऐसे सब्सटेंस जो अपना कलर या ऑर्डर चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे, व्हेन एडेड इनटू, जब उनको ऐड किया जाएगा या तो एसिड में या तो बेस सॉल्यूशन में, ताकि हम डिटेक्ट कर पाए, ताकि हमें सर मिल पाए ये सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो एसिड है या बेस है। बेटा इंडिकेटर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सो कलर के बेस पे कौन से टाइप है, सबसे पहला टाइप एक है नेचुरल इंडिकेटर, सर दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा रहेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। और सर ऑर्डर के बेस पे, ऑर्डर यानी कि स्मेल के बेस पे
एक इंडिकेटर है जिनका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सर हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नाम ही है सर नेचुरल, और नाम अगर नेचुरल है तो सर ये हमें ऑब्टेन कहां से होते हैं, मिलते कहां से? सो दिस इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, सर ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं उनको बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिटमस पेपर, बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, 7th स्टैंडर्ड से, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर आप जानते हो वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, और सर ये बनाया जाता है प्लांट्स में से, लाइकेन प्लांट है वहां से हमें लिटमस पेपर बनते हुए मिलता है। सर इंडिकेटर्स के कुछ टाइप्स हैं नेचुरल इंडिकेटर के। सबसे पहला टाइप है एक लिटमस पेपर, दूसरा है सर टर्मेरिक, सर एक और टाइप दिया गया है रेड कैबेज, और एक है चाइना रोज। तो हमें टोटल 4 नेम यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए जानते हैं, अगर इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर जो है एसिड में कौन सा कलर देगा, पहले ही डिस्कस कर लिया था सर, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करके देगा, और बेस में कन्वर्ट करता है रेड को ब्लू में। सर टर्मेरिक जो है वो एसिड में येलो कलर रहेगा, और बेस में डालोगे तो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। रेड कैबेज जूस जो है अगर आपने एसिड में डाला है तो रेड या पिंक कलर बनाएगा, और बेस में ऐड किया है तो ग्रीन या तो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। सर चाइना रोज को एसिड में डाला जाएगा तो डार्क पिंक कलर बनाता है, या तो मजेंटा टाइप कलर देता है। सुना होगा, देखा होगा ना आपने, ये कलर वाह, वो कलर वाह, मजेंटा वाह वाह वाह। चलिए बेसिक जो है उसमें ग्रीन कलर देता है। तो सर ये तो हमने डिस्कस किया नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सर ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है? नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। सो द इंडिकेटर्स which are synthesized in laboratory और इंडस्ट्री। सर ऐसे इंडिकेटर्स जो लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं उनको हम नाम देते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सर इनके एग्जांपल्स क्या है? मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। सर ये दोनों के दोनों लैब में बन के आते हैं। सो ये जो इंडिकेटर्स है फिनोफ्थेलिन, सर एसिड में कलरलेस रहेगा, और अगर बेस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो पिंक कलर देगा। सर मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है, और बेस में डालोगे तो येलो कलर देगा। सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आइए जानते हैं। सर हमारे पास 2 बीकर है। अब मैंने आपको नहीं बताया कहां पे एसिड है और कहां पे बेस है। सर सपोज ये फर्स्ट वाला जो बीकर है उसमें हमने फिनोफ्थेलिन ऐड किया, और ये कलरलेस है। कैसा है? कलरलेस। तो सर कंफर्म हो जाएगा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक रहेगा। और सर दूसरे वाले बीकर में अगर हम फिनोफ्थेलिन को ऐड करते हैं और सर ये पिंक कलर देता है तो ये रहेगा बेस। तो यहां से हमें डिटेक्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा, और हम डिटेक्ट कर पाते हैं whether solution is acidic और basic। सर और एक इंडिकेटर था जो स्मेल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑर्डर पे। दो सब्सटेंस whose ऑर्डर चेंज। सर ऑर्डर चेंज मतलब यानी कि स्मेल चेंज करेगा इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। याद रखना, या तो एसिड में करेगा या तो बेस में चेंज करेगा। तो ये इंडिकेटर्स को हम नाम देते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सर ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में एग्जांपल्स है, एक तो है वैनिला एक्सट्रैक्ट और दूसरा रहेगा ऑनियन। वैनिला की स्मेल सर बहुत अच्छी है, बहुत पसंद होती है। और द स्मेल ऑफ वैनिला एंड ऑनियन इंडिकेटर्स, ये दोनों इंडिकेटर्स को जब आप एसिड में डालोगे तभी ये स्मेल को डिटेक्ट करेगा। सो कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ किस में डिटेक्ट करके देता है स्मेल, किस में प्रोड्यूस करेगा? याद रखना एसिड पे, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सर ये बेस में
स्मेल प्रोड्यूस नहीं करता है। सर अगर दोनों से प्रोड्यूस करता तो पता ही नहीं चलता ना कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो सर अगर दो बीकर है, अगर हमने वैनिला एक्सट्रैक्ट डाल दिया है तो कोई एक बीकर से स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स कि वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक रहेगा। आइए सर बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल टू प्रीटी, बेटा ये इंडिकेटर हमें बताता है, अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। सर पर अब हमें बात करनी है एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। सर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो सकती है कोई एसिड्स की। सो अगर हमें पहचानना है कि एसिड और बेस जो भी हमें दिया गया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और वो जानने के लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो गया तो रेड कलर देगा, फिर लाइट कलर जाएगा। सर अगर बहुत ज्यादा बेस है तो वो हमें ब्लू कलर देता है। तो सर कलर के बेस पे हम बता सकते हैं एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। आइए अब बात करते हैं हमारे बहुत जरूरी एक पॉइंट के बारे में, और वो है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। सर एसिड और बेस दोनों है, पर उनकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है? या तो कलर से पता चल सकता है, और एक जरूरी बात उनकी कुछ डिफाइन है, जानते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन, बेटा एसिड अभी अभी डिस्कस किया था, एसिड रिलीज करता है H प्लस आयन, और सर बेस रिलीज करता है OH माइनस आयन। सर लार्जर द नंबर ऑफ H प्लस आयन, जितने H प्लस आयन ज्यादा होंगे वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और सर सिमिलर जितने भी लार्जर नंबर ऑफ OH माइनस, जितने भी नंबर ऑफ OH माइनस ज्यादा होंगे वो बेस उतना ही क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। सर तो उसके ही बेस पे एक बहुत आईएमपी टॉपिक है, और वो है पीएच स्केल। बहुत जरूरी टॉपिक है सर, याद रखना पीएच स्केल के बारे में। सर पीएच स्केल क्या है? इट इज अ स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग। सर एक स्केल है जो मेजर करके बताती है हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, वो बताने के लिए हम यूज करते हैं पीएच स्केल। सर पीएच का फुल फॉर्म, पीएच में पी जो है वो यूज करता है वर्ड। सर पी का मतलब है पोटेंस, एंड ये एक जर्मन वर्ड है। सर पोटेंस का मतलब सुना होगा, पोटेंशियल बहुत अच्छा है। सर पोटेंस का मतलब होता है पावर। पोटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? पावर। इट हैज वैल्यू। सर हमारे पास एक छोटी सी स्केल है ना, 0 से 15 होता है, यहां पे एक कम कर दीजिए तो मिल जाएगा 0 to 14। सर 0 का मतलब वेरी एसिडिक, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड 0, एंड 14 का मतलब होगा वेरी अल्कलाइन। सर वेरी अल्कलाइन का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग बेस। सो पीएच इज द नंबर। सर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 0, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो 14 बताएगा। याद रखना बच्चों, अगर कोई सॉल्यूशन का पीएच, अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 है, सो पीएच इज लेस देन 7, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। सर अगर कोई सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 होता है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और बेटा अगर कोई सॉल्यूशन की पीएच एग्जैक्ट 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ये सारी बातें हमें याद रखनी है सर। गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है उनका पीएच है सर 1.2। सर लेमन जूस जो है उनका पीएच होता है 2.2। प्योर वाटर जो है
उनकी पीएच है सर 7 पॉइंट। सर प्योर वाटर का मतलब क्या? प्योर वाटर का मतलब है डिस्टिल्ड वाटर, और बेटा डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, पीएच रहेगी सर 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और उनका पीएच होता है 14। सर तो पीएच जो है वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है। सर हमारे डे टू डे लाइफ में भी कहीं ना कहीं पीएच इन्वॉल्व तो होगा ना। आइए तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सर हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच कैसे इंपॉर्टेंस देता है? सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। सर प्लांट्स और एनिमल्स पे भी पीएच की इफेक्ट देखने को मिल रही है। यस बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स पे भी पीएच की हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलती है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। बहुत नॉर्मल कम रेंज पे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं। सर क्या रेंज होना चाहिए? अवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली विद इन पीएच रेंज। सर हमारी बॉडी जो वर्क करती है, अभी मैं बोल रहा हूं, सर आप बैठे हो, देख रहे हो, वीडियो पढ़ रहे हो, सर तो पीएच होगा 7 to 7.8, 7 से लेके 7.8। When pH रेन वाटर goes below, अब क्या हुआ? सर बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है आपको कहीं पकोड़े खाने का मन होगा, घूमने जाने का मन होगा किसी के साथ, ठीक है सर। अगर बारिश हो रही है, सो अगर वो बारिश का पीएच लेवल 5.6 से, रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से बिलो है, तो सर वो रेन को माना जाता है एसिड रेन। अब बताओ सर ये पानी कहाँ जाएगा? रिवर में जाएगा। सर रिवर में एक्वेटिक लाइफ भी तो होगी। सर अगर रिवर में एक्वेटिक लाइफ है और एसिड रेन रिवर में चला गया है, तो रिवर वाटर को भी कैसा बना देगा? एसिडिक बना देगा, और वहां पे जो भी एक्वेटिक लाइफ है उनका सरवाइव करना क्या हो जाएगा सर? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए बताया गया है कि प्लांट्स और एनिमल्स पे भी पीएच जो है उनकी इफेक्ट देखने को मिलती है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर, जब ये एसिड रेन का पानी रिवर में जाएगा, सर तो रेन वाटर की वजह से रिवर वाटर की पीएच डाउन हो जाएगी और एक्वेटिक लाइफ का सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सर अब बात करते हैं, सर ये तो हमने डिस्कस किया प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, सॉइल के लिए भी पीएच बहुत जरूरी होती है। कोई भी प्लांट कहीं पे भी ग्रो नहीं कर पा सकते। इस वजह से सर हमें सबसे पहले कोई प्लांट ग्रो करवाना है, तो प्लांट ग्रो करवाने के लिए हमें सॉइल की पीएच जाननी बहुत जरूरी है। सो एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर, हर एक प्लांट को एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए सर, और जल्दी से ग्रो कर पाए। सर ये तो हमने बात की सॉइल के लिए। अब सर क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर भी तो इफेक्ट देखने को मिलती है। हमारे स्टमक से सर हाइड्रोगैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है, वहां पर एसिडिटी नाम का वर्ड सुना है सर हमने। सो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर स्टमक प्रोड्यूस, हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl which help, और ये HCl प्रोड्यूस हो रहा है जो हमें हेल्प कर रहा है डाइजेशन ऑफ फूड में। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, सर कभी कभी हम स्कूल नहीं जाते, पेट में दर्द कर रहा है, बहाना बना देते हैं, पर अगर एक्चुअल में इनडाइजेशन हो रही है, ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया, इस वजह से सर क्या हो रहा है? इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो हमें पेन एंड इरिटेशन भी होगा सर। टू करेक्ट डिस्टर्ब पीएच, इसका मतलब क्या हुआ सर? एसिड बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, और एसिड अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो गया तो सर स्टमक का पीएच जो है वो चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया तो एसिडिटी हो गई है सर। अब सुना होगा 6 सेकंड में काम खत्म, इनो पी लीजिए, ठीक है, पर यहाँ पे हमें इनो याद नहीं रखना, इनो नहीं पीना है। क्या पीना है बेटा?
हमें यहाँ पे पीना है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. So to correct the disturbed pH range, magnesium hydroxide, which is also known as magnesium hydroxide, को बोला जाता है milk of magnesia, which is used as medicines and also known as antacids. दवाई जो होती है एसिडिटी की, उनको हम बोलते हैं एंटासिड्स, और ये हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में जो पीएच है वो चेंज हो गया था, बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो गया था, वो न्यूट्रल हो जाएगा. तो सर अगर एसिड रिलीज हो रहा तो न्यूट्रल बनाने के लिए क्या डाला जाएगा? बेस डाला जाएगा. अब डिस्कस करते हैं पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डीके. टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. बहुत जरूरी सवाल सर, ये बहुत जरूरी सर. टूथ इनेमल किससे बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से. और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला याद रखना है Ca3PO4 ट्वाइस. इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी. हमारी बॉडी का बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है सर टूथ इनेमल. इट द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीज बिलो 5.5. सर अगर माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, सुना होगा, बोला होगा घर पे आपको, ब्रश करके सोना चाहिए, माउथ वॉश करके सोना चाहिए. सर हम कभी खाना खाते हैं, कहीं पे कुछ फूड पार्टिकल्स दांत में अटक चुके हैं और हम सो जाते हैं, तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो माउथ की पीएच को एसिडिक बना देता है. सो अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया, सर टूथ इनेमल होना, दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाएगा. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज, क्या करना चाहिए? क्लीन द माउथ. माउथ को क्लीन करिए आफ्टर ईटिंग फूड. एंड टू प्रिवेंट टूथ डीके, आप क्यों यूज करते हो टूथपेस्ट? क्योंकि सर टूथपेस्ट जो है उसमें क्या है? बेस है. आपने ऐड तो सुनी होगी ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बेटा इसी वजह से वो पूछती है करीना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो इसीलिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं ताकि बेस है. सर अगर दांत में कहीं पे एसिड रिलीज हो रहा है माउथ में, तो टूथपेस्ट से वो सुबह क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा. सो विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. सर ये बात की हमने स्टमक के लिए, ये सर बात की हमने टूथ डीके के बारे में. सर अब क्या होता है? आप याद करो किसी के साथ गार्डन में घूमने गए हो और फिर सर क्या होता है, वहां पे हनी बी ने आपको काट लिया, तो क्या होगा सर? आइए. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर. व्हेन इंसेक्ट्स लाइक हनी बी एंड बाइट दे इंजेक्ट एन एसिड. जब कभी भी कोई हनी बी या एंट आपको बाइट करती है, स्किन पे एक एसिड रिलीज करके जाती है. एसिड का नाम है मिथेनोइक एसिड, या बोल सकते हैं और एक नाम याद रखना बेटा, फॉर्मिक एसिड. और ये एसिड को बोला जाएगा, फॉर्मूला है HCOOH, या तो मिथेनोइक एसिड बोल सकते हो. जरूरी सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है. तो जो स्किन पे हमें मिथेनोइक एसिड रिलीज करके जा रहा है, सर एसिड रिलीज होगा तो ऑब्वियसली पेन और इरिटेशन होगी. सर ये पेन और इरिटेशन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? तो अगर अब याद रखना, आज से किसी को भी अगर हनी बी बाइट करती है तो बहुत प्यार से वहां पे हमें वहां पे यूज करना है बेकिंग सोडा. क्या अप्लाई कर देना है? बेकिंग सोडा. सर एसिड रिलीज हुआ, बेस डाल दिया बेकिंग सोडा, जो हमें न्यूट्रल करके दे रहा है, तो सर वहां पे जो स्किन है वो न्यूट्रल हो जाएगी. सर ये डिस्कशन हो गया हमारे डे टू डे लाइफ में. पीएच बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है. सर अब बात करते हैं सॉल्ट के बारे में. किसके बारे में? सॉल्ट. हमारी बुक में सर सॉल्ट के बारे में लिखा हुआ है, चैप्टर का 3rd पार्ट है सॉल्ट. सर कौन सा सॉल्ट कैसे बनेगा जानते हैं. एक तो है कॉमन सॉल्ट. सर कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला हमें पता है. कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है सर? NaCl. सो NaCl है इनका नेम. सर प्रिपरेशन कैसे हो सकती है? NaCl कैसे बनेगा? यहां से कोई भी एक सॉल्ट के बारे में या कोई भी 2 सॉल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपका मोस्ट
आईएमपी टॉपिक है बेटा, कोई भी एक या दो सॉल्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर NaCl को फॉर्म करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज होती है, एक तो बेस और एक एसिड। अभी डिस्कस किया था सर, अगर कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म करके देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो सर ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सर कॉस्टिक सोडा कैसे बनेगा, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। सर NaOH कैसे बनेगा, सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। सर एक बीकर में वाटर और सोडियम क्लोराइड को डाला जाएगा, एक्वायस सॉल्यूशन बनाया जाएगा, और सर वाटर और सोडियम क्लोराइड का जो एक्वायस सॉल्यूशन है उसको ब्राइन के नाम से जाना जाता है। सर तो एक बीकर ले लिया हमने, और ये जो बीकर है, ये बीकर में हमें पानी डालना है, साथ में सर क्या ऐड करना है, एक्वायस सॉल्यूशन बनाना है। कौन सा एक्वायस सॉल्यूशन, यानी कि एक बीकर, सर बीकर में डाल दिया हमने पानी, साथ में सर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट NaCl। तो सर NaCl और वाटर को हमने मिक्स कर दिया। अब सर यहाँ पे रखे जाएंगे दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी पता है ना सर, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, करंट पास किया जाएगा, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। सर बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, एक है हमारा एनोड, और सर दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम कैथोड। ठीक है बेटा, NaCl और H2O का जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वायस सॉल्यूशन, उनको हम प्राइम के नाम से जानेंगे। सर कैथोड जो है वो नेगेटिव है, एनोड जो है वो पॉजिटिव है। सर इनके रिएक्शन में हमें कुछ बात देखने को मिल रही है। सर दो आयंस डिसोसिएट होता है पानी में डालने पे, एक Na+, दूसरा होगा Cl-। सर H2O को पानी में डालेंगे, एक H+, दूसरा OH-। फिर से सर Na+ को बुलाती है मगर जाने का नहीं, कौन बुलाएगा, Na+ को बुलाएगा माइनस, सो बनेगा, फॉर्म करेगा NaOH। सर NaOH तो फॉर्म हो गया, अब कौन बच रहा है, H+ और Cl-। सर H+ आप बोलोगे प्लस रिएक्ट करेगा ना सर, अट्रैक्ट करेगा Cl- को, पर बेटा यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे तो देखिए क्या फॉर्म हो रहा है, H2 एंड Cl। सर बनना चाहिए था HCl, पर फॉर्म क्या हो रहा है, H2 एंड Cl। ऐसा क्यों हो रहा है सर, जब बीकर में H+ आयन घूम रहा होगा और दूसरा एक फॉर्म हो रहा है सर Cl-। सर ये आयंस अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि सर और भी कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, तो H+Cl को अट्रैक्ट नहीं करेगा, H+ अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड को। और सर H+ ने Cl- को ठुकरा दिया, सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सर H+ ने Cl- को ठुकराया है, तो Cl- H+ के पास नहीं जाएगा, Cl- उससे कौन अट्रैक्ट हो रहा है, और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है पॉजिटिव, यानी कि एनोड के पास जाएगा। ठीक है, तो सर इस वजह से NaOH तो फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और NaOH के साथ साथ सर बनना चाहिए था HCl, पर फॉर्म कर रहा है H2 एंड Cl2। सर तो ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है। अब बात करते हैं सर ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखना CaOCl2 बेटा। सर एक स्लेक्ड लाइम को, ड्राई स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रिलीज करता है वाटर। सर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सर फॉर्मूला है NaHCO3, और NaHCO3 का सर कैसे फॉर्मेशन होगा, सर एक सॉल्ट लिया जाएगा NaCl, H2O, CO2 एंड NH3 के साथ सर जब रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करता है NaHCO3 और साथ में रिलीज करता है NH4Cl। सर NaHCO3 बन गया,
NHCO3 को बेटा याद रखना, जब हीट मिलती है NHCO3 को क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, तो सर ये फॉर्म करता है Na2CO3। फिर से बता रहा हूं, NHCO3 सर जब हम उनको हीट देते हैं तो फॉर्म करता है Na2CO3 प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सर तो जो Na2CO3 मिला है उसी की हेल्प से हम बनाएंगे वॉशिंग सोडा। सर तो अब यहां पे मिल गया Na2CO3, Na2CO3 का फॉर्मूला है, सॉरी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 into 10H2O। सर Na2CO3 में 10 मोल वाटर ऐड कर दीजिए। अगर Na2CO3 में आप 10 मोल वाटर ऐड करते हैं तो फॉर्म होता है आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निरमा, सुना है ना। चलिए अब बात करता है सर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। याद रखना हाफ है, हेमीहाइड्रेट बोलेंगे, CaSO4 into हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानेंगे, हाफ स्फीयर, हाफ है ना, हेमी बोलते हो, हाफ स्फीयर। ओके, और सर Na2 से तो 10H2O है, 10H2O है तो क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 है तो सर डेका यूज करेंगे, हाफ है हेमी वर्ड यूज करेंगे। सो CaSO4 into हाफ H2O। सर ये बनेगा कैसे, सर अगर CaSO4 into हाफ H2O हमें फॉर्म करना है तो याद रखना सर एक जिप्सम से POP भी बन सकता है और POP से जिप्सम भी बन सकता है। चलिए तो सर जिप्सम से सबसे पहले POP बना देते हैं और फिर POP से हम बनाएंगे जिप्सम। सर जिप्सम से हम फॉर्म कर सकते हैं POP और सर POP से हम फॉर्म कर सकते हैं जिप्सम। सर जिप्सम का फॉर्मूला क्या है बेटा, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 into 2H2O। सर CaSO4 के साथ 2 मोल वाटर है, 2 लीटर पानी है मान के चलिए। सर POP के लिए हमें कितना पानी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हाफ लीटर, हाफ मोल। सर तो एक काम करते हैं ना, मैगी में अगर पानी ज्यादा हो गया तो पानी निकाल देते हैं, और पानी अगर निकालना है तो क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। ये है आपका जिप्सम, और सर जिप्सम को हीट मिल रही है, हीट कितने केल्विन पे मिलेगी, 373 केल्विन। बेटा कभी कभी पूछा जाता है टेम्परेचर, पर केल्विन में नहीं होगा, सेल्सियस में होगा। अगर सेल्सियस में दिया गया है तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। सर तो अगर जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट देते हैं तो फॉर्म करता है CaSO4 into हाफ H2O, दैट मीन्स POP बन जाएगा। एंड सन 1.5 लीटर जो पानी था, हमने बोला था ना 2 लीटर पानी है, आधा चाहिए हमें, 1.5 लीटर क्या करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा, निकल जाएगा। जब आप कितने केल्विन पे, फिक्स याद रखना बच्चों 373 केल्विन, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। अगर ज्यादा हीट मिलेगी तो ज्यादा पानी निकल जाएगा, और अगर कम हीट मिलेगी तो कम पानी निकलेगा। सर अब बात करते हैं वापिस से POP से क्या बनाना है। सर POP से हमें बनाना पड़ेगा जिप्सम। सर अगर POP से जिप्सम चाहिए, POP का फॉर्मूला था CaSO4 into हाफ H2O। सर POP तो ये रहा, POP से हमें चाहिए जिप्सम। सर जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O। सर इस यहां पर हाफ मोल वाटर है, तो एक काम करते हैं ना, 1.5 मोल वाटर को ऐड कर देंगे। सर अगर POP में 1.5 मोल वाटर ऐड करेंगे तो बन जाएगा वापिस से जिप्सम। सर तो जिप्सम से POP बन सकता है, POP से जिप्सम। जिप्सम से POP बनाने के लिए बच्चों याद रखना 373 केल्विन पे हीट देनी है, और POP से जिप्सम बनाने के लिए 1.5 मोल वाटर ऐड करना है। सर ये इंटू क्या आ रहा है, इंटू का मतलब सर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे भी इंटू है। सर कुछ ऐसे क्रिस्टल्स है जो फिक्स अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल को कंसिस्ट करते हैं, और उनको हम नाम देते हैं, आइए पढ़ते हैं, वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन। सर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? सो क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो हमें देखने पे सीम्स टू बी ड्राई, देखने में तो कैसे लगता है बेटा? ड्राई लगता है, बट एक्चुअली कंटेन, पर उनमें कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है और ये प्रोसेस को बोलता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, और यह वाटर, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है वो वाटर मॉलिक्यूल को बोला जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसे जो सॉल्ट्स बनते हैं वो सॉल्ट को बोला जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स है उनके पास फिक्स अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल होंगे बेटा। ओके सर, कॉपर सल्फेट, बहुत जरूरी सवाल, ब्लू विट्रियोल पूछा जाता है सीबीएसई के लिए। ब्लू विट्रियोल का मतलब होता है CuSO4 into 5H2। सर ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला और नाम याद रखना है। कितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कर रहा है? 5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर जिप्सम में डिस्कस किया था 2 मोल है, तो जिप्सम जो है वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल कंटेन करेगा। और सर प्लास्टर ऑफ पेरिस याद आ रहा है ना बेटा, हेमीहाइड्रेट, हाफ। सर तो जिप्सम में रहेगा हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा आज का हमारा जो सेशन है वो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नया एक चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, बाय बाय और गुड नाइट।